दुबई में कंपनी बनाने के लिए हजारों कंसल्टेंट हैं, पर समझाने के लिए कोई नहीं। कोई कंसल्टेंट दुबई के लॉज डिटेल में नहीं समझाता और क्लाइंट कन्वर्ट करने की जल्दी में होता है। और सबकी फीस अलग अलग, सबकी एडवाइस अलग अलग। पिछले 15 साल में ये प्रॉब्लम मैंने अपने बहुत बिजनेस ओनर से सुनी है और लोगों की एडवाइस पे मैंने ये डिटेल्ड कंपनी फॉर्मेशन पे एक मास्टर गाइड बनाई है, जिसमें मैं सब कुछ आपको डिटेल में समझाऊंगा। ये जो वीडियो है इसको मैंने 6 पार्ट्स में डिवाइड करा है। दैट इज बेसिक रिक्वायरमेंट्स, द कॉस्ट ऑफ द सेटअप, वीजा टाइप, मेनलैंड वर्सेस फ्री जोन, बैंक अकाउंट ओपनिंग एंड टैक्सेशन। मैंने इस वीडियो में काफी जगह दुबई वर्ड यूज किया है, बट इट अप्लाइज टू द होल ऑफ यूएई। सबसे पहले रिक्वायरमेंट से स्टार्ट करते हैं। दुबई में कंपनी ओपन करने के लिए बस आपका पासपोर्ट और फोटोग्राफ चाहिए होती है और उसके बेसिस पे आपकी कंपनी ओपन हो जाती है। कंपनी तो ऑनलाइन भी ओपन हो जाती है और बैंक अकाउंट भी ओपन हो जाता है, और इसके लिए आपको दुबई ट्रैवल नहीं करना होता। ये सब इंडिया से आपके घर बैठे बिठाए हो जाएगा। बट हाँ, अगर आप फॉरेक्स या क्रिप्टो ट्रेडर हो तो उसके लिए आपको दुबई जाना मैंडेटरी होगा, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने के लिए आपके पास दुबई का एमिरेट्स आईडी होना चाहिए और एमिरेट्स आईडी के लिए दुबई जाना पड़ता है। कंपनी और बैंक अकाउंट तो बिना एमिरेट्स आईडी के भी ओपन हो जाते हैं, पर ट्रेडिंग अकाउंट जो है वो बिना एमिरेट्स आईडी के ओपन नहीं होता, और एमिरेट्स आईडी लेने के लिए आपको दुबई जाना पड़ता है। वहाँ पे आपका मेडिकल टेस्ट होता है, बायोमेट्रिक्स होता है, उसके बाद आपका एमिरेट्स आईडी आता है, आपका ट्रेडिंग अकाउंट ओपन होता है और आपका बैंक अकाउंट ओपन होता है। अब सेकंड पार्ट पे आते हैं, विच इज द कॉस्ट ऑफ ओपनिंग अ कंपनी इन दुबई। दुबई में कंपनी बनाने की जो कॉस्ट है वो डिपेंड करती है कि आप मेनलैंड में कंपनी बना रहे हो या फ्री जोन में। अगर आप मेनलैंड में कंपनी बना रहे हो तो कॉस्टिंग ज्यादा आएगी, और अगर आप फ्री जोन में बना रहे हो तो नॉर्मली कॉस्टिंग कम आती है। कंपनी बनाने की जो मिनिमम कॉस्ट है वो करीबन 12,500 दिरहम आती है दुबई में, और अगर आप दुबई के बाहर किसी और एमिरेट में बनाते हो जैसे शारजा या रसल खेमा या अजमान, जो करीबन 1-1.5 घंटे की दूरी पे हैं, तो 6,000 दिरहम की कॉस्टिंग आती है। पर ये सिर्फ कंपनी बनाने की कॉस्ट है। अगर आप एमिरेट्स आईडी पे बनवा रहे हो तो उसकी भी कॉस्ट आएगी, मेडिकल टेस्ट और बायोमेट्रिक्स उसकी भी कॉस्ट आएगी। इनफैक्ट ये सब करने से पहले एस्टैब्लिशमेंट कार्ड भी लेना पड़ेगा, ऑफिस का रेंट एग्रीमेंट भी बनाना पड़ेगा। इन सब कॉस्ट को मिला के दुबई में करीबन 20,000 दिरहम की कॉस्ट आती है, और रासल खेमा जो दुबई से 1 घंटे की दूरी पे है और सबसे अफोर्डेबल है, सबसे चीपेस्ट है, वहां पे कॉस्ट करीबन 12,000 दिरहम की आती है। ये जो अभी मैंने आपको कॉस्ट बताई, ये अप्रॉक्स कॉस्ट है जो दुबई में इफ्जा या मैदान फ्री जोन में आती है, और रासल खेमा में 6,000 दिरहम की आती है बिना वीजा के, और एक वीजा के साथ 12,000 दिरहम की आती है। रासल खेमा सबसे चीपेस्ट जगह है। राकेश फ्री जोन जो है वो रासल खेमा में है, जो करीबन 1.5 घंटे की दूरी पे है, और ये क्योंकि दूर है इसलिए ये अफोर्डेबल है, और इसलिए काफी इंडियंस रासल खेमा में कंपनी बनाना प्रेफर करते हैं। रहते वो दुबई में ही है, बैंक अकाउंट भी उनका दुबई में ही होता है, बस कंपनी रासल खेमा में होती है। इनफैक्ट काफी केसेस में तो लोग इंडिया में ही रह रहे होते हैं, बस कंपनी उन्होंने रासल खेमा में बनाई होती है। इसके सिवाय कुछ एक्सपेंसिव फ्री जोन्स भी हैं, जैसे डीएमसीसी, जावजा, डावजा। यहाँ पे जो कॉस्टिंग है वो करीबन 40 से 50,000 दिरहम की आती है। ये फ्री जोन्स का नाम बड़ा है और खर्चा बहुत बड़ा है, और इन एक्सपेंसिव फ्री जोन्स में कंपनी बनाना आसान नहीं होता, क्योंकि इनकी रिक्वायरमेंट्स भी बहुत सारी होती हैं। और अगर आप मेनलैंड में कंपनी बनाने की सोच रहे हो तो मेनलैंड का खर्चा करीबन 25,000 दिरहम आता है, प्लस ऑफिस रेंट। क्योंकि रेंट एग्रीमेंट की कॉस्ट अलग से आती है, तो मेनलैंड कंपनीज काफी ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाती हैं, और मेनलैंड कंपनीज में मेजॉरिटी केसेस में फिजिकल ऑफिस स्पेस होना मैंडेटरी होता है। फ्री जोन में क्या होता है, आप काफी बार वर्चुअल ऑफिस स्पेस पे भी कंपनी बना लेते हो, और इसलिए जो है वो कंपनीज अफोर्डेबल हो जाती हैं। पर मेनलैंड और फ्री जोन में फर्क क्या होता है, और बेटर कौन सा होता है? देखो, सही बात बताऊं तो मेनलैंड एक्सपेंसिव जरूर है, पर बेटर भी है। मेनलैंड कंपनीज के पास एक एक्सक्लूसिव राइट होती है जो फ्री जोन कंपनीज के पास नहीं होती, और वो होती है B2C रिटेल ट्रेड करने की।
अगर आप कोई शोरूम खोलना चाहते हो या रेस्टोरेंट खोलना चाहते हो या रियल एस्टेट ब्रोकर बनना चाहते हो, ये काम आप मेनलैंड से ही कर सकते हो। ये काम आप फ्री जोन से नहीं कर सकते। इन केसेस में मेनलैंड इज मैंडेटरी। पर अगर आप कोई ट्रेडिंग करना चाहते हो या B2B बिजनेस करना चाहते हो या कोई ऑनलाइन काम करना चाहते हो, तो ये मेनलैंड से भी हो सकता है और फ्री जोन से भी हो सकता है। नॉर्मली लोग मेनलैंड में तब जाते हैं जब वो डायरेक्ट कस्टमर फेसिंग हो, जहां कस्टमर उनके ऑफिस आता हो। और अगर आप ऑनलाइन ट्रेडिंग का काम कर रहे हो तो लोग नॉर्मली फ्री जोन प्रेफर करते हैं। कंपनी फॉर्मेशन से रिलेटेड जो कॉस्ट होती हैं उन्हें मैंने इस वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है। और जो फ्री जोन वर्सेस मेनलैंड के डिफरेंसेस होते हैं उस पर भी मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है और वो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं विच इज द वीजा टाइप। जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट खोलना चाहते हो तो एमिरेट्स आईडी और वीजा लेना पड़ेगा। पर कौन सा वीजा लेना पड़ेगा? क्या टूरिस्ट वीजा के बेसिस पे आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा? टूरिस्ट वीजा के बेसिस पे जो आपका अकाउंट ओपन होगा वो सिर्फ एक टेम्पररी अकाउंट ओपन होगा, परमानेंट अकाउंट ओपन नहीं होगा। ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने के लिए आपके पास रेजिडेंस वीजा होना चाहिए। रेजिडेंस वीजा बेसिकली 4 तरीके का होता है: एम्प्लॉय वीजा, इन्वेस्टर वीजा, गोल्डन वीजा एंड द फ्रीलांस वीजा। सबसे बेस्ट वीजा जो है वो गोल्डन वीजा होता है जो 10 साल का होता है। बट उसके लिए जो है आपको 2 मिलियन की प्रॉपर्टी लेनी पड़ती है, जो करीबन INR में बात करें तो 5.25 करोड़ की हो जाती है। क्योंकि ये काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, इसलिए जो फॉरेक्स ट्रेडर्स होते हैं या क्रिप्टो ट्रेडर्स होते हैं वो गोल्डन वीज़ा नहीं लेते, वो एम्प्लॉय वीज़ा या इन्वेस्टर वीज़ा लेते हैं। जब आप कंपनी बनाते हो तो आप इन्वेस्टर वीज़ा और एम्प्लॉय वीज़ा आप दोनों के लिए एलिजिबल हो जाते हो। या तो आप ये दिखा दो कि आप कंपनी के इन्वेस्टर हो या ये दिखा दो कि आप अपनी ही कंपनी के एम्प्लॉयज हो। दोनों ही सिनेरियो में आपको वीज़ा इशू हो जाएगा और एमिरेट्स आईडी भी मिल जाएगा। अब होता क्या है कि बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं कि मैं अपनी कंपनी का एम्प्लॉय कैसे बन सकता हूँ? क्यों नहीं बन सकते? मुकेश अंबानी भी तो रिलायंस के एम्प्लॉय हैं। सिमिलरली गौतम अदानी भी अदानी एंटरप्राइजेस के एम्प्लॉय हैं और ऐसा सारी कंपनीज में होता है। कंपनी के जो ओनर्स हैं वो कंपनी के डायरेक्टर्स भी बन सकते हैं और डायरेक्टर्स को कंपनी का एम्प्लॉय माना जाता है और इसलिए वो सैलरी के लिए भी एलिजिबल होते हैं। तो अगर आप अपनी ही कंपनी के एम्प्लॉय बन रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। कई बार होता क्या है कि लोग किसी और की कंपनी का एम्प्लॉय बन जाते हैं और इसे बोलते हैं फेक एम्प्लॉयमेंट। इसे मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मुझे एक बंदे ने अप्रोच किया कि सर आप अपनी कंपनी का मुझे एम्प्लॉय बना लो और एम्प्लॉय बनाने के बाद मुझे वीज़ा और एमिरेट्स आईडी इशू कर दो। और क्योंकि मेरी बहुत सारी कंपनीज हैं दुबई में, मैं किसी को भी इजीली एम्प्लॉय बना के एमिरेट्स आईडी और वीज़ा इशू कर सकता हूँ। और ऐसा करने से उनका बैंक अकाउंट भी खुल जाएगा और ट्रेडिंग अकाउंट्स भी खुल जाएंगे। बट ऐसा करने का क्या फ़ायदा? कुछ लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि ये काम थोड़ा सा सस्ते में हो जाता है। पर ध्यान रखें, ये इलीगल होता है और दुबई की गवर्नमेंट बहुत स्ट्रिक्ट है और कुछ लोगों को रिसेंटली उन्होंने इस वजह से जेल भी कर दी है। क्योंकि ये इलीगल है इसलिए मैं अपने क्लाइंट्स को कभी एडवाइस नहीं करता कि आप ऐसा काम करें। अगर आप दुबई जा रहे हो तो आप लीगल काम करने के लिए जा रहे हो या इलीगल काम करने के लिए जा रहे हो? अगर आपने इलीगली करना है तो इलीगल काम तो आप इंडिया से भी कर सकते हो, फिर दुबई जाने का क्या फायदा? अगर आप दुबई जा रहे हो तो लीगल काम करने जाओ। पर क्या कोई लीगल और कॉस्ट इफेक्टिव तरीका है वीजा लेने का? हाँ, एक वीजा है जो लीगल भी है और कॉस्ट इफेक्टिव भी है, जिसे कहते हैं फ्रीलांसर वीजा। अगर आप किसी कंपनी के लिए एज अ फ्रीलांसर काम कर रहे हो तो ये वीजा के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। इस वीजा को अप्लाई करने की कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जैसे कि अटेस्टेड डिग्री होनी चाहिए, प्रूफ ऑफ वर्क होना चाहिए, प्रूफ ऑफ इनकम होनी चाहिए, फ्रीलांसिंग अग्रीमेंट्स होने चाहिए और भी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो ये कॉस्ट इफेक्टिव तो ज़रूर है, पर इसकी रिक्वायरमेंट्स इतनी ज़्यादा हैं कि मोस्ट पीपल इस रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं कर पाते। और ये सिर्फ फ्रीलांसर्स के लिए, ट्रेडर्स के लिए नहीं है। तो ट्रेडर्स तो वैसे ही इनएलिजिबल हो जाते हैं। इसलिए जो है वो नॉर्मली जो सबसे ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव पड़ता है ट्रेडर्स को, वो एम्प्लॉय वीज़ा या इन्वेस्टर वीज़ा पड़ता है।
पर क्योंकि ये फ्रीलांसर वीज़ा थोड़ा सा कॉस्ट इफेक्टिव होता है एज कम्पेयर टू कंपनी सेटअप, कुछ लोग ये वीज़ा ले लेते हैं। अगर आप इसकी सारी रिक्वायरमेंट्स जानना चाहते हो तो इसकी सारी रिक्वायरमेंट्स को मैंने इस वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। इनफैक्ट जो डिफरेंट वीज़ा टाइप्स हैं उन्हें भी मैंने इस वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन कर दी है। ये सब होने के बाद पॉइंट आता है बैंक अकाउंट ओपनिंग का। दुबई में इंडियन बैंक्स या इंटरनेशनल बैंक्स तो बहुत कम है, मेनली दुबई के अपने बैंक्स चलते हैं। अगर आप बिना वीज़ा के बैंक अकाउंट खोलना चाहते हो तो आप एमिरेट्स एनबीडी बैंक में बहुत इजीली खोल सकते हो, विच इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट बैंक्स इन द यूएई। और अगर आपने यूएई का एमिरेट्स आईडी और रेजिडेंस वीज़ा ले लिया है तो आप किसी भी बैंक में अपना अकाउंट खुलवा सकते हो, चाहे वो एमिरेट्स एनबीडी हो या फर्स्ट अबू धाबी बैंक हो या वीओ बैंक हो, माशरिक बैंक, रैक बैंक, अबू धाबी कमर्शियल बैंक ऑफ दुबई एटसेट्रा। बहुत सारे बैंक्स हैं। दुबई में बैंकिंग की जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि दुबई गवर्नमेंट ये नहीं इंसिस्ट करती कि आप लोकल करेंसी जो दिरहम है उसी में ही अपना पैसा रखो। आप यूएस डॉलर्स में भी अपने फंड्स रख सकते हो, यूरो में भी रख सकते हो, पाउंड्स में भी रख सकते हो। और यूएई की गवर्नमेंट क्योंकि ये फ्लेक्सिबिलिटी देती है इसलिए काफ़ी लोग जो है वो अपने फंड्स को यूएस डॉलर्स में रखना प्रेफर करते हैं। अब इनमें से सबसे अच्छा बैंक कौन सा है वो डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट्स पे कि आप मिनिमम डिपॉजिट कितना रख रहे हो, आपको लोन चाहिए या नहीं चाहिए, लेटर ऑफ क्रेडिट चाहिए या नहीं चाहिए, ऑनलाइन बैंकिंग चाहिए, फिजिकल बैंकिंग चाहिए, आपको क्या चाहिए। उन चीज़ों पे डिपेंड करता है कि कौन सा बैंक आपके लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल रहेगा। लास्ट सेक्शन पे आते हैं विच इज़ कॉर्पोरेट टैक्स इन दुबई। दुबई में कंपनीज पे 9% का कॉर्पोरेट टैक्स एप्लीकेबल होता है। इंडिविजुअल्स पे कोई टैक्स नहीं लगता, कंपनीज पे 9% का टैक्स लगता है। इंडिविजुअल्स की जो इनकम है वो एंटायरली टैक्स एग्जेम्प्ट होती है। जितनी भी कमाई हो, चाहे वो सैलरी से या रेंट से या डिविडेंड से या किसी भी तरीके से हो, एंटायरली एग्जेम्प्ट, कोई टैक्स नहीं लगता। पर जो कंपनीज की इनकम है उस पर 9% का टैक्स लगता है। उसमें भी जो पहले 375,000 दिरहम्स हैं वो एग्जेम्प्ट होते हैं, उसके ऊपर जो इनकम होती है उस पर टैक्स लगता है। मतलब आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ, अगर आपने 4 लाख दिरहम कमाए तो पहले 375,000 दिरहम्स एग्जेम्प्ट हैं और बाकी के 25,000 दिरहम पे 9% का टैक्स लगेगा, जो बनता है करीबन 2250 दिरहम। सिर्फ इतना टैक्स देना पड़ेगा। पर यह जानना ज़रूरी है कि टैक्स एप्लीकेबल हो या ना हो, कॉर्पोरेट टैक्स की रजिस्ट्रेशन करना आपके लिए मैंडेटरी है और एनुअल फाइलिंग करना भी मैंडेटरी है। कॉर्पोरेट टैक्स के सिवाय यूएई में वैट भी एप्लीकेबल होता है। जैसे इंडिया में जीएसटी लगता है, सिमिलरली यूएई में वैट लगता है। जो वैट का रेट है वो 5% का होता है। पर वैट सिर्फ तभी एप्लीकेबल होता है जब आप यूएई में कोई डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन कर रहे हो। अगर आप कोई इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो उस पर वैट एप्लीकेबल नहीं होता। इनफैक्ट अगर आप ऑनलाइन ट्रेडिंग कर रहे हो, जैसे कि फॉरेक्स ट्रेडिंग या क्रिप्टो ट्रेडिंग या डेरिवेटिव ट्रेडिंग, उस पर भी वैट एप्लीकेबल नहीं होता। आई होप आपको इस वीडियो से क्लैरिटी मिली होगी कि दुबई में कंपनी बनाने के क्या लॉज होते हैं, क्या प्रोसीजर्स होते हैं। मैं यूट्यूब पे रेगुलरली दुबई कंपनी से रिलेटेड वीडियोस डालता रहता हूँ, तो आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं तो आप मेरे से और मेरी टीम से एक 1-to-1 कॉल भी शेड्यूल कर सकते हो। ये कॉल कंप्लीटली फ्री होती है, इसके कोई चार्जेस नहीं होते। थैंक यू।